नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, स्विट्जरलैंड में एक इंपॉर्टेंट सिटी है जिसका नाम है बुर्गेनस्टॉक। वहां पर यूक्रेन पीस समिट ऑर्गेनाइज कराई जाती है स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें लगभग 90 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। बट पॉइंट क्या निकल के आता है कि इस मीटिंग के बाद में जब फाइनल डिक्लेरेशन साइन होना था तो इंडिया के अलावा 6 और कंट्रीज ने, तो टोटल कितने 7 कंट्रीज हो गए। इन कंट्रीज ने उस डिक्लेरेशन को साइन करने से कर दिया मना। क्यों कर दिया? इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक इंडिया की तरफ से जो दिया गया है वो तो ये है कि देखो, यहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो आप रशिया को क्यों नहीं पार्टिसिपेट करवा रहे हो। कहने का मतलब कि अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो वहां पर डायलॉग होना चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बट हम यहां पर देखें तो रशिया की प्रेजेंस ही नहीं है, तो कैसे यूनिलैटरली आप पीस स्टैब्लिश कर पाओगे। वहीं दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन ने अभी रिसेंट टाइम में स्टेटमेंट दिया कि भाई यूक्रेन हमारी टर्म्स एंड कंडीशन को जाने, तब जाकर के हम पीस पे आएंगे। दूसरी तरफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट, ठीक है, वोलोदिमीर जेलेंस्की, इनका ये कहना है कि भाई जस्ट पीस तो तब होगा जब रशिया अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर ले और साथ ही साथ हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को माने। इसका मतलब यह हुआ कि रशिया पहले की जो कंडीशन थी मोर और लेस, उस कंडीशन को एक तरीके से वापस से डेवलप कर दे, तो हम पीस के लिए आगे बढ़ पाएंगे। तो देखा जाए तो ये दोनों पार्टीज बिल्कुल एडमेंट दिखाई दे रही हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज, पर्टिकुलरली यूएसए की बात करें तो यूएसए लगातार यूक्रेन को फाइनेंशियल एड भी दे रहा है, तो साथ ही साथ नेटो का जो मेंबरशिप का प्रोविजन है उसको लेकर के भी यहां पर एक तरीके से यूक्रेन को कहता है ना कि राजी करने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये कहो कि यूक्रेन को एक लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है नेटो का, और उसके चक्कर में ज्यादा बर्बादी हो रही है यूक्रेन की। तो यहां पर हम जानेंगे कि ये मुद्दा किस तरीके से आगे करवट लेगा। बट आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को पता ही है कि प्रतिज्ञा दिवस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहां पर हम और आप मिलकर के यूपीएससी के बिगेस्ट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे। दिन है 22 जून का, और ये इवेंट कहां पर हो रहा है आपको पता है ना, पटना में। पटना में कहां पर? बापू सभागार ऑडिटोरियम, गांधी मैदान, पटना, ठीक है। और दूसरा, अगर वहां पर आप प्रेजेंट हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ऑनलाइन ओनली आईएएस यूपीएस चैनल, यूपीएससी चैनल पर 3 बजे इस इवेंट को एक तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर होंगे आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस, बहुत सारे ऑफर्स, जिसके चलते आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिलेगा। तो बिल्कुल भी ना भूलें, 22 तारीख का ये जो दिन आ रहा है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब जानते हैं मुद्दे को। देखो जी, 80 देशों ने तो यस कर दिया इस डायलॉग, ये जो फाइनल डॉक्यूमेंट साइन हुआ ना इसमें। बट इंडिया के साथ में 7 कंट्रीज ने ओवरऑल मना कर दिया, ठीक है। क्योंकि मुद्दा क्या था, रशिया यहां पर पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बोले इन दोनों पार्टीज का ही पार्टिसिपेशन नहीं है तो कहां पर आप पीस ला पाओगे। तो दोनों पार्टीज को टेबल पे लेकर के आओ। दूसरा, इस कम्युनिक में क्या बोला है कि भाई रशिया, स्टेटमेंट देखो आप, बेसिस फॉर एनी पीस टू एंड रशियाज वॉर। यहां पर ये बोला है कि रशिया ने जो वॉर किया है। अब इस तरीके के स्टेटमेंट जब यूज किए जाते हैं तो आप यहां पर एक्सपेक्ट करो कि रशिया पार्टिसिपेशन में आ जाएगा, तो वो देखो कहीं ना कहीं दूर की बात है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात है तो इंडिया इस बात को हमेशा कहता है कि भाई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी तो मेंटेन रहनी चाहिए, बट रशिया के जो कंसर्न्स हैं वो भी यहां पर एड्रेस होने चाहिए। अब रशिया क्या चाहता है वो अगर देखें तो रशिया की तरफ से टर्म्स एंड कंडीशन बड़ी खतरनाक है भाई। सबसे पहला कि वो जमीन छोड़ दे जिस जमीन को अभी रशिया ने कैप्चर कर लिया। अब ये तो अपने आप में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि नहीं यूक्रेन की को। नंबर 2, कीव अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर ले, जहां जहां पर भी रशिया की अप्रोच बन चुकी है उन एरियाज को खाली कर दे। तो ये भी अपने आप में वाकई में यूक्रेन की जो सॉवरेनिटी है उसके ऊपर सवाल आ गया, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे सवाल आ गया। और नेटो को ज्वाइन करने की जो जिद लगा रखी है यूक्रेन ने वो भी छोड़ दे। तो ये 3 कंडीशन बोली। अब जैसे ही ये कंडीशन बोली तो यूक्रेन की तरफ से क्या रिएक्शन आ गया, बोलिए तो हिटलर की तरीके का आपने अल्टीमेटम दे दिया। यहां पर कोई पीस की बात हो रही है या फिर केवल क्या एक तरफ से एक पार्टी दूसरों के ऊपर दबाव लगाने की कोशिश कर रही है। वहीं वेस्टर्न कंट्रीज, जिनमें पर्टिकुलरली हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए के इनके स्टेटमेंट ये है जी, हम तो यूक्रेन को फाइनेंशियली और मिलिट्रली
एड प्रोवाइड करते रहेंगे। जैसे कि यहां पर आप देखो कि G7 की मीटिंग होती है और G7 कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि रशिया के जो भी फ्रोजन एसेट्स हैं उनको हम नीलाम करके और या फिर कैसे भी करके $50 बिलियन का पैसा उठाएंगे, जो कि यूक्रेन को एक लोन के तौर पे दिया जाएगा। अब आप देखो कि कैसे भी करके इस पूरी आग में वेस्टर्न कंट्रीज आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। यहां पर हम ये नहीं कह रहे कि हाँ जी पुतिन बहुत ही सही आदमी है, सही कर रहे हैं, बट वेस्टर्न कंट्रीज भी यहां पर लगातार एडमेंट बनाए हुए हैं यूक्रेन को, जिसके चलते आज ये युद्ध तीसरे साल में एंटर हो चुका है। फिर आ जाओ यूएसए ने अभी रिसेंटली देखो आप मिलिट्री एड दी है $225 मिलियन की, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। जेलेंस्की क्या कह रहा है भाई, सीधी बात है, उनका तो ये कहना है कि रशियन ट्रूप्स का विड्रॉल हो, यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट मिले। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के एंगल की कि इंडिया ने क्यों ऑप्ट आउट किया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, ये दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। ठीक है, जब भी इंटरनेशनल रिलेशन की बात आए, ये वर्ड्स जो होते हैं ना, जो भी हमारे डिप्लोमेट है, जैसे यहां पर हम देखें तो इस मीटिंग को अटेंड किया गया, ठीक है, यूक्रेन पीस समिट को, वो थे हमारे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के वेस्टर्न रीजन को जो देख रहे हैं, पवन कपूर, उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। तो उनके द्वारा जो स्टेटमेंट रिलीज किए गए हैं, उन स्टेटमेंट की आप ग्रेविटी को फील करिए। देखो, इंडिया ज्वाइन द समिट टू एक्सप्लोर द वे फॉरवर्ड। हमने मीटिंग इसलिए ज्वाइन की कि इस मुद्दे को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कम से कम डिस्कशन में पार्टी तो हम कंटिन्यू बने रहे। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि अगर सही मायने में आप शांति स्थापित करना चाहते हो ना, तो इस डायलॉग में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें रशिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हो। रशिया अगर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, नो डाउट बातचीत आपने की बहुत बढ़िया, बट फाइनल डिक्लेरेशन जो आ रहा है उसमें रशिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो हम कैसे उसको अप्रूव करें। इसके पीछे कई एंगल से जो हम देखेंगे, प्लस साथ ही साथ इंडिया के दिमाग में देखो चाइना का भी एंगल चल रहा है, क्योंकि चाइना और रशिया की क्लोजनेस लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि हमारे लिए भी अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात है। फिर पॉइंट आता है इंडिया के अलावा कौन कौन से कंट्रीज है जिन्होंने इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन को साइन नहीं किया। सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मैक्सिको, यूएई, ये 6 और कंट्रीज हैं, प्लस एक इंडिया हो गया। टोटल 7 कंट्रीज ने मिलकर के इस डिक्लेरेशन को साइन करने से मना कर दिया, बट यस वो पार्टिसिपेट कर रहे थे डायलॉग में, बातचीत में। ठीक है, कारण क्या है भाई, हमारे लिए तो देखो डिफेंस और अच्छा दोस्त, क्योंकि जब हमारा बुरा समय था, आज तो चलो ठीक है पूरी दुनिया को दिख रहा है कि हाँ जी इंडिया इज अ राइजिंग स्टार, बट पॉइंट इज कि जब हमारे बुरे दिन थे उस समय हमारे पास में यूएसएसआर खड़ा था, और उसी यूएसएसआर की लेगेसी को रशिया कंटिन्यू कर रहा है। डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो पहली पॉइंट। दूसरा, आज हम इस क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, उस प्राइस के टाइम पर हमारे देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में क्यों सक्सेसफुल है, क्योंकि एनर्जी सप्लाई हम रशिया से ले रहे हैं डिस्काउंटेड रेट के ऊपर, तो ऐसे में एनर्जी सिक्योरिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडो पैसिफिक रीजन में बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति का जो एक स्थायित्व हम लाना चाह रहे हैं या फिर बैलेंस करना चाह रहे हैं, भाई सीधी बात है कि रशिया और चाइना की क्लोजनेस अगर बढ़ती है तो फिर उसमें चाइना एक अपर हैंड पर रहेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट उस केस में फिर इंडिया जो अपनी तरफ से चाइना को कंटेन करने के लिए रशिया के थ्रू कुछ अपने इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, वो चीज हो जाती है खत्म। तो कुल मिलाकर के चाइना को एक रियल थ्रेट के तौर पर इंडिया परसीव करता है, ना कि रशिया को। और ये चीज G7 समिट में एकदम क्लियर भी दिखी है कि जहां पर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इकलौता कंट्री यूरोप की तरफ से वो इटली, जो कि विड्रॉ कर चुका है कि भाई हम इस झांसे में नहीं आएंगे, तो एक्चुअल में ये चाइना का एंगल भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा जब से युद्ध शुरू हुआ है, इंडिया ने तो अपनी तरफ से क्लियर स्टेटमेंट दे रखे हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। दूसरी तरफ जितना जल्दी ये युद्ध खत्म हो उतना जल्दी हम कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल सिस्टम जब तक डिस्टर्ब है तब तक प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। तो ये स्टेटमेंट्स क्या शो करते हैं कि इंडिया बिल्कुल भी युद्ध के फेवर में नहीं है। और साथ ही साथ हमें यह भी जान लेना जरूरी है कि एक्चुअल में रशिया ने कितना एरिया कैप्चर कर लिया। तो पहली चीज, रशिया ने इन्वेड कब किया था? फरवरी 2022, 23 और 24, 3 साल से भी ऊपर का टाइम हो चुका है, युद्ध लगातार चल रहा है।
नो डाउट रशिया ने कमिट किया था कि आज ही 50-60 या 4-5 दिन समथिंग कुछ बोले थे, बोला हम पूरा खेल समाप्त कर देंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो रशिया खुद इस मामले में थोड़ा सा लॉस में है, बट अपनी बात पर एडामेंट है। दूसरी तरफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूरोप में इतनी बड़ी त्रासदी पहली बार आई है। इसके अलावा आज तक यूक्रेन की जितने एरिया है जिन पे रशिया ने अपना कंट्रोल बना रखा है, वो यूक्रेन के टोटल एरिया का लगभग लगभग 1/5 है, यू मानो 20% के लगभग। और ये जो क्रीमिया वाला एरिया है ना, इसको तो रशिया ने 2014 में ही एनेक्स कर लिया था। देखो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो आ रहा है ना, वो है नेटो का, क्योंकि जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था 1991 में, तो उस टाइम पर एक चीज बड़ी क्लियर निकल के आई थी कि कैसे भी करके नेटो, जो कि यूएसएसआर को कंटेन करने के लिए एक ग्रुपिंग बनाई गई थी, है ना, तो उसको एक तरीके से कॉन्फिडेंस में लाया गया था कि हाँ रशिया को कोई थ्रेट नहीं बनाया किया जाएगा। बट रशिया का, ये यूक्रेन का नेटो में जाना, रशियन बॉर्डर के पास में नेटो की प्रेजेंस हो जाती है, जो कि रशिया को अपनी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। तो ऐसे में अभी देखो रास्ता क्या होगा वो तो समय बताएगा, बाकी मामला जिस स्टेज पर है वो हमने जान लिया। अब देखो सीधी बात है, जब इस रीजन की हमने बात ही कर ली, तो बता दो सी ऑफ इजोव किससे कनेक्टेड है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।